Hey students, in last class we have discussed about center mass. Today we are going to start a very new topic called rigid body dynamics. फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, फिर बाद में शुरू करते हैं टॉपिक। पहले तो हम लोग रिजिड बॉडी मोशन, डिफरेंट काइंड ऑफ रिजिड बॉडी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रोटेशनल मोशन, उसका बेसिक्स और एनालॉजी विथ ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे थोड़ा चर्चा करेंगे बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। उसके बाद कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको देखेंगे। फिर मतलब पार्टिकल सिस्टम, ये हो गया कंटिन्यूस सिस्टम। फिर याद कैसे करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना होता है, उसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं। फिर पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे और उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन कैसे, मतलब शॉर्टकटली पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, शॉर्टकट उसका बताऊंगा मैं एंड में। पहले देख लेते हैं हम लोग कि रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे बच्चों कि एक ऐसा बॉडी होगा जिसके कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये बॉडी को कैसे भी मूव करा लो, कहीं से भी मूव करा लो, आगे लो, पीछे लो, ऊपर लो, नीचे लो, ये बॉडी का जो दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं अभी वो सारी चीज हम लोग चर्चा कर चुके थे। अभी देखते हैं हम लोग कि ये बॉडी को कैसे मूव किया जा सकता है। एक तो होता है हम लोग का ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट पैरेलली ट्रैवल करेंगे। कोई भी दो पॉइंट मान लो बॉडी के अंदर, वो पैरेलली ट्रैवल करेंगे। और क्या होगा कि सारे पॉइंट का लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन कैसे होता है, हम लोग जो पढ़ते थे 1D मोशन में, 1D मोशन में कैसे पढ़ते थे कि ब्लॉक एक ब्लॉक ऐसा मूव करता है, ये ब्लॉक का सारे पॉइंट का वेलोसिटी कोई एक मूवमेंट में सारे पॉइंट का वेलोसिटी, सारे पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा। एक इंटरवल ऑफ टाइम में सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा। ये हो गया हम लोग का 1D मोशन। फिर 2D में प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे कैसे हम लोग, प्रोजेक्टाइल में खाली एक सपोज एक ब्लॉक गिर रहा है कोई एक बिल्डिंग से, हम लोग एक ब्लॉक को थ्रो किए, ऐसे गिरता था। ठीक है, तो वो जो ब्लॉक का जो सारे पॉइंट का एक्सीलरेशन, सारे पॉइंट का ब्लॉक, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक घूमता नहीं था हम लोगों का। ठीक है, ब्लॉक अगर घूमता तो वो रोटेशनल मोशन में आ जाता। तो ब्लॉक अगर घूमेगा नहीं, खाली सीधा सीधा ऐसे ही आएगा पूरा, जैसे डालो ऐसे, अगर ब्लॉक को थ्रो किए तो ब्लॉक ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, ऐसे पूरा ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। ये हो गया 2D मोशन, 2D 3D। तो हम लोग इसमें क्या, सारे पॉइंट का एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी सारा सेम ही होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग दो टाइप का मोशन देखे। एक हो गया हम लोग का जो 1D मोशन पढ़ते थे, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, और रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। इसको मार्क कर लेना बच्चों, नोट के लिए वरीड मत होना, मैं नोट प्रोवाइड कर दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं बच्चों, ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं हर दिन का नोट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, ये हो गया रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि हम लोगों का 1D मोशन होता था। अगर 2D या 3D मोशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ये थोड़ा बेसिक याद कर लेना बच्चों। ये हो गया हम लोगों का ट्रांसलेशनल मोशन। फिर रोटेशनल मोशन में हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन में क्या होता है। रोटेशनल मोशन में बच्चों देख लो यहाँ पे कि ये एक बॉडी है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है, ये एक्सिस के अबाउट ये अगर घूम रहा है। रोटेशनल मोशन उसको बोलते हैं कि जिस मोशन में बॉडी का कोई भी पॉइंट अगर चूज कर लो, वो इधर सर्कुलर मोशन में होगा और स्टेशनरी होगा। ठीक है, अगर देखो ये बॉडी को मैं घुमाऊं, ठीक है, ये बॉडी को मैं घुमाओ ऐसे, देखो ये जो बीच वाला जो एक्सिस में जो सारे पॉइंट लाई कर रहा है वो स्टेशनरी है, बाकी सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन में होंगे।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में ए पॉइंट भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, बी पॉइंट भी ऐसे घूमेगा, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, सपोज ऐसे घूम रहा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ए पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सपोज थीटा हो, थीटा ए, ठीक है, यहां पे क्या होता था, एस ए इक्वल्स टू एस बी, वी ए इक्वल्स टू वी बी, ए एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ बी होता था। लेकिन यहां पे देखो जो ए पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो ये अगर डस्टर को मान लो तो ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, देखो ये पॉइंट थोड़ा कम घूम रहा है और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उन लोगों का सेम होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, एस ए विल नॉट इक्वल्स टू एस बी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अगर सेम नहीं हुआ तो वेलोसिटी भी उन लोगों का सेम नहीं होगा, वी ए विल बी नॉट इक्वल्स टू वी बी। सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ बी। लेकिन देख लो बच्चों, ये अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है, देखो ये जितना एंगल घूम रहा है ये पॉइंट भी उतना ही एंगल घूमेगा, रिजिड बॉडी है तो ये पॉइंट उतना ही एंगल, तो उसमें क्या होगा कि थीटा ए विल बी इक्वल्स टू थीटा बी, ठीक है। इस ये सारी चीज क्या होता है, हम लोग सर्कुलर मोशन में थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, वो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेंगे उसके बारे में, और आप लोग आपका पुराना नोट्स या बुक रेफर कर लेना थोड़ा उसके लिए। अगर टाइम मिलता है, टाइम बचता है, हम लोगों का सर्कुलर मोशन भी हम लोग कवर करेंगे, सर्कुलर मोशन, एनएलएम, 1D मोशन, 2D मोशन, वो सारी चीज़ भी कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था पहले वीडियो में, वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। अगर थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी हुआ, फिर ओमेगा ए विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू ओमेगा बी। सिमिलरली अल्फा ए विल ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा बी। ओमेगा ए क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। देखो ये जो मोशन हुआ इसमें क्या हुआ कि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सारे अलग अलग होगा सारे डिफरेंट पॉइंट के लिए। हाँ, मान लो कि ये बी पॉइंट है, यहाँ पे और एक पॉइंट सेम डिस्टेंस में, एक्सिस से सेम डिस्टेंस में सी पॉइंट एक लाई कर रहा है, तो सी का और बी का लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो सारी चीज सेम होगा। लेकिन जो अलग अलग एक्सिस में अगर लाई कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों का लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सारे अलग अलग होगा। यहां से क्या कंक्लूड किए, अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, कोई सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन दे विल हैव same linear velocity, same linear acceleration, same linear displacement, but the point which are lying in different distances from the axis of rotation, they will exhibit different linear velocity, different linear acceleration and different linear displacement। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का रोटेशनल। फिर आता है ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, जिसको कि हम लोग रोलिंग बोलते हैं। रोलिंग, इसमें क्या होता है, बॉडी रोटेट भी करता है, ऐसे रोटेट भी करेगा और ऐसे आगे भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो एग्जांपल मान लो कि हम लोगों का गाड़ी का पहिया है, वो ऐसे 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 घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे कि रोटेशन भी करेगा बॉडी और आगे भी बढ़ेगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, 1D मोशन, 2D मोशन में, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। पहले रोटेशनल मोशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बेसिक, उसके बाद डिटेल्स में रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। पहले देख लेते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। मैं अभी बताया बच्चों आप लोगों को, रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि सारे, कोई भी बॉडी का सारे पॉइंट इधर सर्कुलर मोशन में होंगे और क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो
रेस्ट के बारे में तो हम लोगों को पता है, अभी थोड़ा सर्कुलर मोशन का थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी ये कोई एक पार्टिकल है, मान लो कि ए एक पॉइंट है जो कि ये सर्कल में मूव कर रहा होगा, सपोज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सपोज मान लो। ठीक है, तो कोई एक टाइम में इसका रेडियस है सपोज आर, और कोई एक टाइम में मान लो ये ए यहाँ से यहाँ तक आया, और ये जो एंगल हो गया थीटा हम लोगों का। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा बच्चों, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये रेडियस आर है और थीटा एंगल कवर कर रहा है, तो ये जो आर्क का जो लेंथ होगा वही उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर थीटा। अभी लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, देखो लीनियर वेलोसिटी हम लोगों का होगा ds/dt, और हम लोग इसको लिख सकते हैं dr/θ/dt। आर बाहर निकाल लो तो d थीटा r d/dt इक्वल्स टू r ओमेगा। ये सारी चीज हम लोगों को पता है। और यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन का बात कर लेते हैं बच्चों, मैं उसके बाद लीनियर एक्सीलरेशन के ऊपर आता हूँ। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है हम लोगों का, d/dt होता है, और इसको लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d थीटा d²θ/dt²। ये हो गया हम लोगों का एंगुलर एक्सीलरेशन। अभी बात करते हैं बच्चों लीनियर एक्सीलरेशन को देखते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन यहाँ पे दो टाइप का लीनियर एक्सीलरेशन होगा, एक जो कि लीनियर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा एंगल को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी, मैं होप कर रहा हूँ बच्चों, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद होगा सारे चीज। तो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ थोड़ा। एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, एक रेडियल कंपोनेंट होता है लीनियर एक्सीलरेशन का। लीनियर एक्सीलरेशन के बात कर रहे हैं हम लोग, लीनियर एक्सीलरेशन का बात कर रहे हैं, तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, और मैं लिख लेता हूं सिंपली v मतलब लीनियर वेलोसिटी, और इसका वैल्यू कितना होगा, a इक्वल्स टू dv/dt। फाइन, v कितना है हम लोगों का यहाँ पे आया, r ओमेगा, तो r d/dt dt, तो d/dt क्या है हम लोगों का, अल्फा। तो लीनियर एक्सीलरेशन ये टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आएगा, r अल्फा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली रेडियल कंपोनेंट ये किसके लिए होता है, एंगल चेंज इन एंगल, ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन एंगल। ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट जो होता है वो चेंज इन एंगल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये किसकी वजह से होता है, हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग को पता है Fc इक्वल्स टू क्या, mv²/r, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, Fc को हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन m इंटू रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू mv²/r, mm कट गया, तो रेडियल एक्सीलरेशन हम लोगों का कितना है, रेडियल एक्सीलरेशन v²/r। ये सारी चीज हम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों थोड़ा। तो मैं बेसिक थोड़ा चर्चा कर लिया यहाँ पे। हाँ, थोड़ा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो हम लोगों का कितना टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, नॉर्मली 3 टाइप का। एक होता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वाला होता है, जहां पे ओमेगा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां पे अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा हम लोगों का, सेम होगा। लीनियर वेलोसिटी भी हम लोगों का कांस्टेंट होगा। तो लीनियर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आएगा, लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv/dt। तो dv/dt भी अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे आएगा at इक्वल्स टू 0। सिमिलरली खाली ar का वैल्यू रहेगा, ar
इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चों, तो इसका कैसे होगा, अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो गया हम लोगों का v, ये हो गया हम लोगों का ए आर। यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा खाली इनवर्ड होगा। ठीक है, ये हो गया ओमेगा कांस्टेंट। तो उसके बाद आता है हम लोगों का एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि v बढ़ता है, एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसमें कैसे होता है देखो, उसको मैं डायग्राम में समझा देता हूँ बच्चों। ये हो गया, ये पॉइंट में अगर मान लो ये v है आपका, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस ओर होगा आप लोगों का, इसी ओर होगा ए टी, और रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा ए आर। और जो एक्सेलरेशन रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का ए नेट। सपोज मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा है। यहाँ पे क्या होता था हम लोगों का, ए कितना होता था, ए इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का रूट। और थीटा कितना होगा बच्चों, क्वेश्चन इसमें से आता है बच्चों, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आप लोग, ताकि आप लोगों को एग्जाम में डिफिकल्टी ना हो। थीटा हम लोगों का कितना होता है, देखो टेन थीटा कितना होगा, अगर टेन थीटा मान लो, ये हो गया आप लोगों का बेस, ये हो गया आप लोगों का हाइट। टेन थीटा क्या होगा हम लोगों का हाइट बाई बेस, हाइट कितना है ए आर, तो टेन इनवर्स में 10 को इस साइड ले आया तो ए आर बाई ए टी, थीटा हो गया। सिमिलरली और एक मोशन होता है डिसेलरेटेड। डिसेलरेटेड में क्या होता है कि हम लोगों का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट जो वेलोसिटी को कम करता है या फिर बढ़ाता है, वो किस ओर होता है, ऑपोजिट साइड। सपोज मान लो वेलोसिटी इस साइड है v, यहाँ पे होगा आप लोगों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया हम लोग का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिमिलरली ये हो गया आप लोगों का रेडियल एक्सेलरेशन। आप लोगों का एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आपका ए नेट। तो ए एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का डिसेलरेटेड सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का ए होगा ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का रूट। ठीक है बच्चों, ये सारे बेसिक्स हम लोगों को आना चाहिए। ये हो गया थोड़ा बेसिक्स अबाउट सर्कुलर मोशन। अभी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी 1D मोशन और 2D मोशन। 1D मोशन में क्या होता था हम लोगों का, 1D और 2D, जो मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे हम लोगों का कुछ बेसिक चीजें होता था, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था। वो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो थोड़ा समझने में। ये हो गया हम लोगों का ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गया हम लोगों का रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन वो नहीं होता है बच्चों। सर्कुलर मोशन में कोई एक छोटा सा पार्टिकल वो मूव करता है एक सर्कल में। रोटेशन में क्या होता है, बहुत सारा पार्टिकल मिलके एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। थोड़ा कंफ्यूज मत होना बच्चों यहाँ पे। हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या था, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा हम लोगों का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे था लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे हो गया एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे हो गया हम लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉडी को अगर पुश करो, जितना हैवी ब्लॉक होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए। सिमिलरली वो यहाँ पे जो मास जो काम करता था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो काम करेगा। क्या चीज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पर आते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट। फिर हम लोगों का 3 इक्वेशन होता था। एक होता था S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और एक होता था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक इक्वेशन होता था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशन होता था हम लोगों का ट्रांसलेशनल मोशन में। वो इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं बच्चों, ये हो जाएगा हम लोगों का थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो अभी ये जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या होगा हम लोगों का, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हो गया 3 इक्वेशन। तो यहाँ पे एनालॉजी हम लोग देख लिए, ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों का क्या होता था, अभी रोटेशनल मोशन में उसकी जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा याद कर लेना बच्चों, पॉज करके नोट कर लेना, ये थोड़ा आप लोगों को याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये खत्म हुआ थोड़ा बेसिक अबाउट सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोगों को क्या पता चल गया बच्चों, रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। अभी एनालॉजी आपको बताया बच्चों, वहां पे बताया था मैंने कि मास ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम करता था वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे करेगा। तो थोड़ा ट्रांसलेशनल मोशन के बात कर लेते हैं। 1D मोशन, एक ब्लॉक है ऐसे, उसको हम लोग ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कराना चाहते हैं, इसका मास m है, ठीक है। तो हम लोग कुछ सर्टेन फोर्स लग रहा होगा, फोर्स अगर हम लोग लगा रहे हैं, कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब हम लोग को कुछ कष्ट हो रहा होगा। अगर इस पे और एक मास रख लो m1, ठीक है, तो हम लोगों का कष्ट वहां पे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मास को हम लोगों को ए एक्सीलरेशन में एक्सीलरेट कराना होगा। तो उसका मतलब क्या है कि ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा मतलब ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ज्यादा काम करने का मतलब हो गया हम लोग ज्यादा कष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वही बात रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन में क्या होता है बच्चों, सेम चीज, कोई एक बॉडी है, सपोज ऐसे एक सर्कुलर डिस्क है सपोज मान लो, और ये बोतल को ही पकड़ लो आप लोग, डिस्क नहीं देखते हैं। अभी देखो एक बोतल है मेरे पास, उस बोतल को देखते हैं। आपके पास भी बोतल हो तो उसको, उसमें पानी भर के आप पकड़ लो बच्चों। देखो वो बोतल को ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाने से हम लोगों को थोड़ा इजी लगता है। अगर वो बोतल को ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाने से थोड़ा उसके कंपैरिजन में हम लोग को डिफिकल्ट लगता होगा। अभी पानी निकाल लो बोतल से, पानी खाली कर दो, अभी घुमाओ तो अभी थोड़ा इजी लगेगा। अगर बोतल का जो लेंथ है उसको बढ़ा दो तो फिर डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। वही चीज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो कष्ट करना पड़ता है हम लोग को घुमाने के लिए, जो कष्ट करना पड़ता है उसको ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा चीज होता है जो कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको रेजिस्ट करता है। तो वो चाहता है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे थोड़ा लिख लो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ रोटेशन विच opposes the change in angular velocity। फाइन। देखो अभी मान लो बच्चों कोई एक पत्थर है, उसको एक रस्सी में बांध के हम लोग घुमा रहे हैं। सपोज मान लो एक राम, एक बच्चा है, वो इसको घुमा रहा है, जिसका लेंथ है, जो रस्सी का लेंथ है r, इसको घुमा रहा है, ठीक है, और इसका मास है m। सपोज वो जो पत्थर का मास है, पत्थर को घुमा रहा है। अगर पत्थर का मास इंक्रीज कर दो तो राम को जितना काम पहले करना पड़ता था उसके कंपैरिजन में उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। सिमिलरली ये रस्सी का लेंथ अगर बढ़ा दो, रस्सी का लेंथ अगर बढ़ा दो, बढ़ा देने से भी उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका मतलब ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर मास बढ़ाओ तो हम लोगों का कष्ट बढ़ता है। फिर
जो रेडियस ऑफ रोटेशन को बढ़ाओ तो उससे भी हम लोगों का कष्ट बढ़ता है। तो सपोज एक पार्टिकल ऑफ मास m है, मास m है, जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r है। ये एक्सिस के अबाउट में ये मास को ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, हम लोग अभी डिस्कस किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो कष्ट, वही कष्ट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। ये हो गया एक पार्टिकल के लिए। मान लो कि बहुत सारा पार्टिकल है, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे m4 है सपोज, ये R4, ये R3, ये R2, ये R1 सपोज है। तो ये सारे पार्टिकल को कोई एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, I इक्वल्स टू हम लोगों का समेसन ऑफ MI/RI का स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। फाइन बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, हम लोग देखें। हाँ, और एक चीज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये सारे पार्टिकल को इस एक्सिस में रोटेट कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर देखो ये जो डस्टर को पकड़ लो, डस्टर को ऐसे अगर रोटेट कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और ऐसे रोटेट कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, तीन चीज कंक्लूड कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, that means if we increase the mass the moment of inertia will also get increased. If we increase the radius then also the moment of inertia will get increased. और क्या होता है, moment of inertia changes by changing its axis of rotation। ये तीन चीज लिख लेना बच्चों, और उसके बाद ये नोट कर लेना। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, I इक्वल्स टू mr²। यहाँ पे मैं वो सारी चीज के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों। जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों का एग्जाम प्रोस्पेक्ट से उसके ऊपर आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। होपफुली ये सारी चीज कुछ कुछ पढ़े होंगे, इसीलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे होता है वो सारी चीज, नहीं तो वही उसमें ही हम लोगों का आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता। ठीक है, तो देखो ऐसा एक दिया है, एक सिस्टम दिया है, सिस्टम ऑफ 3 मासेस। ये हो गया 1 kg, ये हो गया 2 kg, सपोज ये हो गया 3 kg, हम लोगों का 3 मास। और ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे है, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर ईच, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है, वर्टिसेस पे। अगर ये जो सिस्टम को, ये सारे मास को 3 मासलेस रोड से कनेक्ट किया गया है, मासलेस, ये जो रोड से कनेक्ट किया गया है वो रोड का मास कुछ नहीं है, और ये जो सिस्टम को ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पता है हम लोगों को, I इक्वल्स टू समेशन ऑफ MI/RI का स्क्वायर। यहाँ पे I इक्वल्स टू कितना होगा, पहले 1 kg के लिए, 1 kg के लिए R कितना है 1 kg इंटू 0, फिर प्लस 2 kg, कितना डिस्टेंस है 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका डिस्टेंस कितना है 3 kg, इसका मास कितना है 3 kg, डिस्टेंस है 1 kg, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 5 कितना होगा kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सिस्टम। अगर मान लो कोई एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो कि कोई एक बॉडी का क्वेश्चन लिखो, if the ratio of moment of inertia is given by IA/IB is given by, सपोज दिया हुआ है हम लोगों का 16/18, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ रेडियसेस RA/RB हम लोगों का दिया हुआ है 4/3, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो पूछा है MA/MB
कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला mr²। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग IA/IB इक्वल्स टू MA/RA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MB/RB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं MA/MB कितना होगा हम लोगों का, IA/RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई IB/RA का स्क्वायर। ठीक है, IA कितना दिया, IA/IB कितना दिया हुआ है हम लोग का 16/18 इंटू RB कितना दिया हुआ है, RB/RA तो 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का 16, ये हो गया 9, तो 16 कट जाएगा, यहाँ पे 9 2 जा, तो कितना आया हम लोगों का 1/2। तो MA/MB कितना होगा हम लोगों का 1/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों यहां से। ये हो गया बेसिक्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा किए और पार्टिकल सिस्टम के देखेंगे। जो चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन लगभग इसी से ही बनता है। ये जो पार्ट पढ़ेंगे क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग दो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस सिस्टम का देखते हैं पहले। कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या क्या चीज होता है हम लोगों का, जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, प्रैक्टिकल बॉडी होता है, वो सारे बॉडी कंटिन्यूअस सिस्टम में आता है। तो पहले देखते हैं हम लोग रोड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो उससे पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ बच्चों। हम लोग वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते थे, I इक्वल्स टू MI/RI का स्क्वायर का समेशन लेते थे, समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर। ये हो गया डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए समेशन जो काम करता है, हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में। कंटिन्यूस सिस्टम के लिए वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस सिस्टम में कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो आई यहाँ पे कितना होगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ R² dm, इसको स्मॉल r लिख लेते हैं बच्चों, R² dm। ये हो गया हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए कंटिन्यूअस सिस्टम। कैसे करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। पहले हम लोग रोड के लिए कैलकुलेट करेंगे। रोड कैसा होता है बच्चों, एक ऐसा होता है। सपोज मान लो कि हम लोगों के पास एक रोड ऑफ लेंथ L है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो भी एक्सिस पास कर रहा होगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है उसको याद करके बाकी सारे एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए भी मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा। खैर उस पर बाद में आते हैं। अभी देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर ए रोड। ये रोड का बीच वाला पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म रोड के लिए हम लोग कैलकुलेट किए थे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, उसके बीच वाले पॉइंट में। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सपोज मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ये एक्सिस के अबाउट में रोड। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही करेंगे बच्चों। छोटा एक पार्टिकल लेंगे, छोटा एक, जिसका लेंथ होगा dx, मास होगा dm। ये टोटल रोड का मास हो गया हम लोगों का m, लेंथ ऑफ द रोड दिया गया है हम लोगों का l, और जो ये छोटा सेगमेंट लिया गया है वो सपोज मान लो कि x डिस्टेंस में x है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद कर लेना बच्चों, सेंटर ऑफ मास में हम लोग अपने हिसाब से ओरिजिन चूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमेशा ओरिजिन किसको मानना है हम लोगों को, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से पास कर रहा होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम लोग ओरिजिन मान के चलेंगे।
बाकी चीज़ों के लिए मैं बताऊंगा बाद में, हम लोग आते हैं उस पर, पहले इसको सीख लेते हैं अच्छे से। देखो ये जो सिस्टम हो गया जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ऐसा हो गया, यहाँ से डिस्टेंस x है, इसका मास dm है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, ओमेगा से घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए सपोज मान लो डी आई इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर dm होता था ना बच्चों। यहाँ पे देखो dm क्या होता है, dm इक्वल्स टू लिख सकते हैं लैम्बडा, लैम्बडा होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा इनटू dx हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया हम लोगों का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी आई इक्वल्स टू कितना आया, लैम्बडा एक्स स्क्वायर डी एक्स, लैम्बडा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फाइन। अभी आई कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा हम लोग को, कहाँ से कहाँ, ये हो गया 0 0, यह माइनस एल बाई टू, यहाँ पे होगा माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, लैम्बडा को मैं बाहर निकाल देता हूँ, लैम्बडा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बच्चों। कहाँ से कहाँ, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, दैट इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। देखो इसका वैल्यू पुट करो अभी, तो कितना हो गया, लैम्बडा इंटू एल क्यूब बाई 24 प्लस एल क्यूब बाई 24, दैट इज आई इक्वल्स टू हम लोगों का लैम्बडा इंटू एल क्यूब बाई 12, और इसको लिख सकते हैं लैम्बडा को m बाई एल लिख सकते हैं, m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 12, दैट मीन्स l ये स्क्वायर हो गया, तो आ गया हम लोग का एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है बच्चों। इसको पॉज करके नोट कर लेना, ये हो गया हम लोगों का रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। फिर ये जो डेरिवेशन सारा हम लोगों के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को समझ में आए कि कैसे निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के लिए। हो गया, ये तो हो गया हम लोगों का रोड। फिर एक यूनिफॉर्म शेप होता है हम लोगों का, क्या, रिंग। अभी देखते हैं हम लोग रिंग के बारे में, ठीक है। रिंग का सेंटर ऑफ मास, सॉरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। रिंग मतलब देखो बच्चों, रिंग क्या होता है, मास सारे सर्कमफेरेंस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना भी मास होता है वो सर्कमफेरेंस में होता है, बाकी अंदर या बाहर कुछ मास होता नहीं है, उसको रिंग बोलते हैं। कहाँ से निकालेंगे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane of the ring, ठीक है। अगर रिंग ये प्लेन में लाई कर रहा है तो ये एक्सिस के अबाउट में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी देख रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो छोटा एक सेगमेंट चूज करो, उसको ये इसका मास हो गया सपोज dm, और ये है r, रेडियस r है, तो वो ही मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पता है हम लोगों को, डी आई इक्वल्स टू हम लोगों को पता है आर स्क्वेयर डी एम। तो आई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेयर डी एम। देखो अगर ये जो डी एम को कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, देखो रिंग में सारा मास जो होता है वो हम लोगों का
सर्कम्फेरेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अभी बात किया हम लोग उसके बारे में। तो अगर जो छोटा मास को पूरा एक सर्कल में इंटीग्रेट कर दो तो कितना मास आएगा, टोटल मास ऑफ द रिंग आ जाएगा। तो कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा इजी है, कितना आ गया, dm को इंटीग्रेट कर दो तो आ गया r स्क्वायर m, और इसको लिख सकते हैं mr स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग। अभी देखते हैं डिस्क के बारे में। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो डिस्क कहां पे फाइंड करेंगे, ये एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। डिस्क में क्या होता है बच्चों, रिंग और डिस्क में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है। रिंग में सारा मास जो सर्कम्फेरेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्क में पूरा एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज इसका मास सपोज मान लो m है एंड रेडियस है सपोज r है रेडियस, ठीक है, और ये घूम रहा है ओमेगा से घूम रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सेगमेंट हम लोग चूज करेंगे, एक रिंग, यहाँ पे एक छोटा सेगमेंट, इसका मास है सपोज dm और इसका रेडियस है स्मॉल r मान लो। तो ये जो छोटा सेगमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रिंग के लिए हम लोग को पता है mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर। तो r कितना है, मास कितना है dm, r कितना है, r कितना है बच्चों, हम लोगों का r है स्मॉल r, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r। देखो अगर r चेंज करते जाओ तो dm भी चेंज होगा उस रेस्पेक्ट में, तो हम लोग खाली dm को इंटीग्रेट करके m नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि dm भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू r। तो हम लोग पहले देख लेते हैं dm और r का रिलेशन क्या होता है। dm को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हम लोगों का, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिग्मा इंटू डी, जो एरिया है, ये जो छोटा रिंग लिए है उसका जो एरिया है, उसका एरिया कितना होगा, dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू dr। सपोज इसका थिकनेस है हम लोगों का dr दिया हुआ है, ये जो रिंग का थिकनेस, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। dm आ गया हम लोगों का। तो अभी यहां से हम लोग वैल्यू लाके dm का पुट कर लेंगे, तो di इक्वल्स टू हम लोग का कितना आएगा, r इंटू सिग्मा 2 पाई r dr, दैट इंप्लाइज di इक्वल्स टू dm, सॉरी यहाँ पे छूट गया था हम लोगों से, r स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर छूट गया था, सिग्मा r क्यूब इंटू सिग्मा 2 पाई। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ बच्चों, सिग्मा 2 पाई को बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हो गया हम लोगों का r क्यूब dr, दैट इंप्लाइज i कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, सिग्मा था हम लोगों का, इसको लिख लेते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके R तक इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, r क्यूब dr को, r क्यूब dr को इंटीग्रेट किए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, r4/4, ठीक है। तो i हम लोगों का हो जाएगा सिग्मा 2 पाई, वैल्यू पुट कर लो तो 0 के लिए 0 होगा, r के जगह r पुट कर लो तो हो गया हम लोग का r4/4, 2 जा 4 हो गया। तो सिग्मा का वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा कितना होता है हम लोगों का, मास बाई पाई r स्क्वायर, ठीक है, जो एरिया होता है इंटू पाई इंटू r4/2। तो पाई पाई कट गया, r स्क्वायर यहाँ से कट गया, यहाँ पे r स्क्वायर बचा, तो आ गया हम लोगों का mr²/2। देखो रिंग के लिए हम लोगों का कितना हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr², और डिस्क के लिए होगा हम लोगों का mr²/2, ठीक है। अभी समझो बच्चों, याद करने के लिए मैं एक तरीका बता दूंगा, अगर आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, आगे देख लेना।
अगर मतलब समझना है ये सारे चीज तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों। ये हो गया रिंग और डिस्क के लिए। अभी देखते हैं हम लोग एक सिलेंडर का, अभी देखते हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर पहले देखते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर कैसे होता है बच्चों? ऐसे एक सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, जिसके खाली सरफेस में मास होता है हम लोगों का। ये जो सरफेस है, ये सरफेस में ही मास होगा, अंदर कुछ मास नहीं होगा, पूरा होलो होगा। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं अबाउट दिस एक्सिस ओमेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक छोटा सेगमेंट चूज करेंगे। छोटा सेगमेंट अगर चूज करेंगे ऑफ मास dm, ये सेगमेंट किस तरह होगा? एक रिंग की तरह होगा, जिसका कि थिकनेस मान लो dy है एंड मास dm है। ये जो रिंग का हम लोगों को पता है, यहाँ पे डी कितना आएगा, रिंग का पता है हम लोगों को, रिंग का अभी निकाले हम लोग। रिंग का कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डी एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डीएम कितना होगा बच्चों? डीएम होगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा इंटू जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू डी वाई। 2 पाई आर डी वाई, ये हो गया हम लोगों का डी एम। इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बच्चों। डी आई तो क्या आया हम लोगों का? 2 पाई सिग्मा 2 पाई आर क्यूब डी वाई, यह आ गया हम लोगों का डी आई। अभी आई कितना आएगा? आई के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से? 0 से h तक। सपोज मान लो इसका हाइट दिया गया है, h हाइट दिया गया है, तो 0 से h तक हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई कितना आया? आई इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू h ऑफ डी वाई। तो कितना आया? आई इक्वल्स टू, सॉरी ये आर क्यूब है, सिग्मा 2 पाई आर क्यूब एच। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच इंटू आर स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो कितना है, इसके जगह पे मास लिख सकते हैं, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन इंटू टोटल एरिया। तो इसके जगह मास लिख सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए होलो सिलेंडर कितना आया? एम आर स्क्वायर। ये किसका होता था? ये रिंग का होता था। रिंग का जितना आया होलो सिलेंडर का उतना ही आएगा। अभी देखते हैं, होलो सिलेंडर हो गया बच्चों। अभी एक थिक सिलेंडर के बारे में देखते हैं। थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर कैसे होता है? वैसा ही एक सिलेंडर होगा जिसका कुछ थिकनेस होगा। सपोज इसका थिकनेस कुछ है, सपोज मान लो कि ये रेडियस R1 है और जो बाहर वाला रेडियस ये है R2 है। ठीक है, हम लोग किस एक्सिस के अबाउट में देखेंगे? ये एक्सिस के अबाउट में देखेंगे। ये ओमेगा से घूम रहा है। तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, एक छोटा सिलेंडर ले लेना, इसके अंदर जो सिलेंडर को इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। ये एक छोटा सिलेंडर ले लेना, इसके अंदर कोई भी जिसका रेडियस होगा स्मॉल r सपोज मान लो, तो हम लोगों का डी आई कितना आएगा? डी आई हम लोगों का आएगा डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर। देखो अभी अगर r हम लोग वेरी कर रहे हैं तो डी एम भी वेरी होगा यहाँ पे। तो डी एम कितना होगा? डी एम, ये वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए डीएम कितना होगा? रो इंटू 2 पाई आर एच स्मॉल आर एच इंटू डी आर। ठीक है, ये हो गया डीएम। डीएम का वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पे। डीएम का वैल्यू पुट करने से कितना आया हम लोगों का? डी आई इक्वल्स टू तो आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, बाकी लिख लो
रो 2πh, ये सारी चीज कांस्टेंट होगा। वेरिएबल कौन सा चीज होगा, आर क्यूब डी आर, ये वेरिएबल है। अभी आ गया हम लोग का डी आई। अभी आई कितना आएगा बच्चों, आई इक्वल्स टू, हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले लिखो रो इंटू 2πh इंटीग्रेशन R1 to R2 ऑफ R क्यूब डी आर। आर क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है पता है, R4/4, R4/4। तो I इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं यहाँ पे, रो इंटू 2πh इंटू R2/4 माइनस R1/4 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 2 जा कट गया, 2 कट गया, तो आई हम लोगों का कितना है, आई ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू पाई एच, रो पाई एच R2² माइनस R1² इंटू R2² प्लस R1², ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये जो टर्म हो गया हम लोग का, ये टर्म को हम लोग मास लिख सकते हैं, मास ऑफ दिस थिक सिलेंडर, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग मास पुट कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू हम लोग कितना आ गया, m/2 इंटू R2² प्लस R1²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिक सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। देखो अभी इसको अगर ये हम लोग को आ गया, तो हम लोग यहाँ से होलो सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं, थिक सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। होलो सिलेंडर का कितना होगा, होलो सिलेंडर के लिए हम लोग R2 इक्वल्स टू R1 पुट कर देंगे, तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R सपोज पुट कर दिए, तो ऊपर 2R² आ गया, नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया, तो उतना ही आ रहा है होलो सिलेंडर का जितना आ रहा था, mR², ठीक है। अगर थिक सिलेंडर के देखते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे ऐसे ही करते हैं, यहाँ से ही कर देते हैं, थिक बोल रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेटेड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए R1 के जगह पे 0 पुट कर लेना और R2 के जगह पे R पुट कर लेना, तो कितना होगा हम लोगों का, I फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए m/2 R2 की जगह पे R² प्लस R1 की जगह पे 0, तो कितना आया mR²/2। ये किसका आता था, ये किसका आ रहा था, ये डिस्क का आ रहा था। तो यहां से पता चला बच्चों, डिस्क का जितना होगा सॉलिड सिलेंडर का उतना ही होगा, और जो हम लोगों का रिंग का होगा वो हम लोगों का होलो सिलेंडर का होगा, ठीक है। तो बाकी स्फीयर, प्लेन लामिना, वो सारे चीज नोट से देख लेना बच्चों, इजी है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कैसे याद करेंगे सारे शेप के लिए, ठीक है बच्चों। देखते हैं सारे शेप में ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का सिलेंडर का जितना होलो सिलेंडर का, रिंग का उतना। ये हो गया हम लोगों का होलो स्फीयर। ये हो गया सॉलिड सिलेंडर हम लोगों का, सॉलिड सिलेंडर का जितना होता था डिस्क का उतना होता था। ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। ये हो गया हम लोगों का होलो सिलेंडर। ये हो गया रिंग। ये हो गया होलो स्फीयर। ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। ये हो गया डिस्क। ये हो गया सॉलिड स्फीयर। देखो पहले इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे तो mR² हर जगह होगा, mR², यहाँ पे mR²,
mr²। ठीक है, ऊपर 2 लिख लेना सबका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 2 से शुरू करके यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो गया। देखो 2/2 1 हो गया, mr² आ गया। ये हो गया हम लोग का होलो सिलेंडर का और रिंग का। होलो स्फीयर के लिए देखते हैं 2/3 mr², वो निकाल लेना बच्चों, हो नहीं पाएगा तो नोट रेफर कर लेना। फिर आता है हम लोगों का जो सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का जितना होता है डिस्क का उतना होता है mr²/2, 2/4 मतलब 1/2, तो mr²/2 आ गया। सॉलिड स्फीयर का होता है हम लोगों का 2/5 mr²। और इसके अलावा और एक चीज याद रखना, रोड के लिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा अलग से। रोड का अगर लेंथ l है तो उसके लिए कितना होगा, अबाउट दिस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, यहाँ पे I होगा ml²/12 हम लोग निकाले अभी। तो ये हो गया हम लोगों का रोड का। ये सारे स्टेप याद कर लेना बच्चों, ऐसे याद कर लेना कि रोड का तो अलग से याद कर लेना। रोड के लिए कितना होगा ml²/12, बाकी सारे स्टेप का ऐसे याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ट्रिक्स कैसे याद करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज। Now we will discuss another important topic, that is our, देखो अभी क्या क्या हुआ हम लोगों का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल सिस्टम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस सिस्टम और ट्रिक्स डिस्कस कर लिए हम लोग। अभी देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बाद में देखेंगे, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास देके पास हो रहा है, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज हम लोगों को पता है IC है। तो और एक दूसरा एक्सिस उसको पैरेलल होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो पैरेलल होगा, पैरेलल एक्सिस के बारे में बताएगा। तो पैरेलल होगा जिसका कि डिस्टेंस होगा सपोज r होगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसके लिए होगा I = IC + mr², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। फाइन, तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट। प्रूफ थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो वीडियो को देखना, नहीं तो फॉरवर्ड कर लेना। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया तो प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रूफ ये हो गया, उसका एप्लीकेशन थोड़ा आगे करेंगे। तो देखो मान लो कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिसका कि डिस्टेंस यहाँ से, ये जो एक्सिस यहाँ से डिस्टेंस इसका सपोज मान लो r है, स्मॉल r है, और यहाँ से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है सपोज r0 है, और ये जो डिस्टेंस है सपोज x है ये, और एक पॉइंट Q है, ये एक पॉइंट है PQRS है सपोज मान लो। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल QSP, ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में कितना होगा, देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम डाल के लिख सकते हैं r² = SQ² + PQ², ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये जो SQ² को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं r + x में, तो इसको लिख सकते हैं r + x² + PQ², that implies r² = r² + x² + 2rx + PQ²। ठीक है, देखो अभी ये जो दो टर्म आया x² + PQ², ये जो छोटा ट्राइंगल है ये पॉइंट O मान लो, OPQ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ में क्या है, ट्राइंगल OPQ में हम लोगों का होगा, देखो r0 का
सॉरी आर नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को मिला के आर स्क्वायर डाल सकते हैं इसके जगह पे, तो ये दोनों के जगह पे हम लोग आर स्क्वायर डाल सकते हैं, आर नॉट स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हुआ हम लोगों का, आर स्क्वायर प्लस आर नॉट का स्क्वायर प्लस 2rx। अभी बोथ साइड dm मल्टीप्लाई करो, dm आर स्क्वायर इक्वल्स टू dm कैपिटल आर स्क्वायर प्लस dm इंटू आर नॉट का स्क्वायर प्लस dm इंटू 2rx। अभी बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट। देखो ये टर्म हो गया हम लोगों का फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द सरफेस क्या होता है, 0 होता है, हम लोगों को पता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर नॉट का स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट दिस एक्सिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हो गया हम लोगों का आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो गया प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थोड़ा देख लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है और उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बच्चों हम लोगों का, खाली हम लोगों को थ्योरम आना चाहिए, अच्छे से समझना पड़ेगा हम लोगों को थ्योरम क्या बोलता है। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये याद कर लेना बच्चों हमेशा कि हमेशा के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम खाली एप्लीकेबल होता है जो कि प्लेन लामिना होता है, सरफेस बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, 2D बॉडी के लिए। 3D ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो स्फीयर, सिलेंडर, वो सारी चीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करेगा। 1D या 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही खाली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं। क्या बोलता है कि मान लो कोई एक ऐसा बॉडी है, 3 एक्सिस है, सपोज 3 डायमेंशन में लाई हो रहा है। ये बॉडी खाली एक्स वाई प्लेन में लाई हुआ है। ये हो गया एक्स, सपोज मान लो ये वाई है, ये जेड है। ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाइड है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल्स टू, अगर एक्स वाई प्लेन में होगा, ये याद करना बच्चों, जो प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। ये हो गया स्टेटमेंट उसका। प्रूफ कैसे होता है, मान लो कि कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से सपोज मान लो x है, y एक्सिस से y है, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस मान लो कि r है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसको Q ले लो। OPQ ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPQ में क्या होगा, देखो आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सेम ही पड़ेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा अपना y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dm मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड में, dm आर स्क्वायर इक्वल्स टू dm एक्स स्क्वायर प्लस dm वाई स्क्वायर। अभी इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड को, तो आ जाएगा हम लोगों का m स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू m एक्स स्क्वायर प्लस m वाई स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है बच्चों।
ये जो दो थ्योरम पढ़े हम लोग, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये दो जो थ्योरम है वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे जाके। तो ये दोनों थ्योरम को अच्छे से समझ लेना। अगर कुछ डाउट रहता है तो मेरा नोट रेफर कर लेना। नोट आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना बच्चों। वहाँ से आप लोगों को नोट मिल जाएगा। नोट के लिए वरीड मत होना। अगर फिर भी डाउट परसिस्ट करता है तो टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस टू थ्योरम्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एप्लीकेशन कैसे होता है देखते हैं बच्चों। पहले रोड के लिए देखेंगे। रोड एक एक्सिस के बारे में पता है जो कि सेंटर मास के थ्रू पास हो रहा था रोड में। रोड कैसा होता है, ऐसा रोड होता है। सपोज मान लो कि रोड का लेंथ L है एंड मास M है। ठीक है, तो हम लोग को पता था ये एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसको लेके हम लोग बाकी दूसरे एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना होगा हम लोग फाइंड करेंगे। ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, फिर ये एक एक्सिस हो जाएगा। इसको मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो I1 हम लोग को पता है, I1 कितना होगा mL²/12। अभी I2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम डालो। I2 क्या होगा, I1 प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिसेस। ये हो गया 2, ये हो गया 1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/2 होगा। तो m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो हम लोगों के पास I1 पहले से कितना है, I2 इक्वल्स टू I1 पहले से कितना है mL²/12 प्लस ये कितना आ गया mL²/4। तो ये कितना आएगा I2 हम लोगों का, I2 आ जाएगा हम लोगों का mL²/3। ठीक है, ये I2 आ गया। फिर I3 कितना होगा बच्चों। I3 के लिए पहले तो I3 के लिए I7 हम लोग को पता होना चाहिए। देखो I3 ऐसे भी निकाल सकते हो। I3 कितना होगा, I1 जितना होगा I3 उतना ही होगा। देखो रोड को, ये जो रोड है मान लो ये अपर पार्ट है, इसको ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, उतना ही फोर्स लगने वाला है, क्योंकि रोड एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसीलिए रोड को ऐसे घुमाओ और ऐसे घुमाओ, तो हम लोगों का फोर्स और जो एनर्जी लगेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा, जो भी हम लोगों का कष्ट होगा वो सेम ही होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोगों का यहाँ पे सेम ही होगा। तो I3 इक्वल्स टू I1 होगा। I3 इक्वल्स टू I1 कितना हो गया mL²/12। तो देखते हैं अभी I7 कितना होगा। तो उसका मतलब I7 हो जाएगा हम लोग का 0, क्योंकि I3 जितना आ रहा है I1 उतना आ रहा है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डाल दो तो I7 हम लोगों का कितना आ जाएगा 0। अभी देखते हैं I4 के बारे में। 4 कितना होगा I4, I2 प्लस I7 कितना आ गया हम लोगों का 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो I4 भी कितना होगा इक्वल्स टू I2 कितना है mL²/3। I5 कितना आएगा, देखो I5 ये मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा एंगल है। I5 को हम लोग लिख सकते हैं I2 sin थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो I2 sin थीटा, I2 कितना है mL²/3 sin थीटा। सिमिलरली I6 कितना आएगा अपना, I1 sin थीटा। I1 कितना है mL²/12 sin थीटा। फाइन, ये हो गया I6 हो गया। I7 तो निकल चुके हैं हम लोग। I8 कितना होगा बच्चों। सपोज मान लो कि ये डिस्टेंस x दिया हुआ है, ठीक है। तो I8 कितना होगा I7 प्लस mx²। ठीक है, I7 0 है तो खाली आएगा हम लोगों का mx²।
ठीक है, मैं ये रोड के लिए बना दिया हूँ बच्चों, बाकी आप लोग रिंग, डिस्क, स्पीयर, जो वो सारी चीज के लिए निकाल लेना। अगर कहीं पे डाउट रहता है तो नोट रेफर कर लेना, नोट आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं, ये हो गया एप्लीकेशन। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, एक बार छोड़ना मत, अगर छोड़ोगे तो शायद एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा कुछ बोल नहीं सकते। एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों को याद हो जाएगा कैसे निकालते हैं। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप अप्लाई करके कैसे निकालते हैं। अभी देखते हैं, प्रीवियस ईयर जेई का एक क्वेश्चन पूछा था, उसको देखते हैं। जेई 2017 में शायद पूछा था, 17 या 18 में पूछा था। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक सिलेंडर है जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कहाँ पे होता है बच्चों, जो कि वो सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा और परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ को। हाँ, दिया हुआ था, इसका रेडियस r है एंड लेंथ l है सिलेंडर, और मास मान लेते हैं m है। ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो पूछा है L बाई आर का रेशियो, कौन सी L बाई आर का रेशियो ऐसा होगा जिसके लिए I हम लोगों का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर विच L बाई आर रेशियो, फॉर व्हाट L बाई आर रेशियो। फाइन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो I निकालना पड़ेगा। ठीक है, I क्या है, I इक्वल्स टू, देखो ये जो सिलेंडर है इसके लिए तो हम लोगों को, इसमें हम लोगों का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे। अगर ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है बच्चों, मैं बोलना भूल गया था, सॉलिड सिलेंडर का एक ऐसा छोटा सेक्शन लेने से वो किस टाइप का होगा, एक डिस्क शेप का होगा। ये एक डिस्क होगा, सपोज मान लो इसका विड्थ है dx और डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो अभी इसके लिए दिखेंगे di कितना होगा, ये जो डिस्क के लिए खाली di, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिस्क का देखो, डिस्क का ये वाला एक्सिस में हम लोगों का I कितना होता था, I इक्वल्स टू m r स्क्वेयर बाई 4 होता था। ठीक है, अभी कौन सा एक्सिस में पूछा है, इसको पैरेलल और एक एक्सिस है, इस एक्सिस के बारे में हम लोग को पता है mr स्क्वायर बाई 4 होता है। ठीक है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट में पूछा है जिसका डिस्टेंस x है फ्रॉम दिस एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस सेंटर मास के थ्रू पास कर रहा है। तो di कितना होगा, यहाँ पे di होगा, सपोज मान लो मास dm है, dm r स्क्वेयर बाई 4, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहा है बच्चों यहाँ पे, प्लस dm x स्क्वेयर। ठीक है, dm का वैल्यू कितना होगा, सपोज मान लो कि एक रोड की तरह है, तो dm कितना होगा, dm यहाँ पे होगा लैम्बडा dx, खाली थिकनेस इसको देख रहे हैं तो dm होगा लैम्बडा dx। तो यहाँ पे di कितना होगा, r स्क्वेयर लैम्बडा dx बाई 4 प्लस x स्क्वेयर लैम्बडा dx इतना होगा। ठीक है, अभी ये di आ गया, I के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, I इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, ये सपोज मान लो ये ओरिजिन है, ये माइनस l बाई 2 पे लाई करेगा, ये प्लस l बाई 2 पे लाई करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस l बाई 2 टू l बाई 2, r स्क्वेयर लैम्बडा dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन माइनस l बाई 2 टू l बाई 2 x स्क्वेयर लैम्बडा dx।
देखो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे कर लेता हूं मैं। तो आई कितना आएगा अपना, आई आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा एक्स, एक्स आर स्क्वेयर लैम्डा एक्स बाई 4, कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से l/2, प्लस यहाँ पे होगा हम लोगों का x³/3 हो जाएगा, x लैम्डा x³/3, लैम्डा x, कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से l/2 तक। दैट इम्प्लाइज आई हम लोगों का आ गया। देखो यहाँ पे x की जगह पे l/2 माइनस ऑफ -l/2 मतलब r स्क्वेयर लैम्डा l/4 प्लस ये कितना आएगा, लैम्डा l³/2, 2 लैम्डा l³/24, और इसको लिख सकते हैं r स्क्वेयर लैम्डा l, लैम्डा इंटू l मतलब m हो गया, तो आ जाएगा हम लोगों का m r²/4 प्लस यहाँ से एक l निकाल लो तो लैम्डा l कितना आ जाएगा, m l²/12, ये आ गया हम लोगों का i। अभी देखो बच्चों क्या पूछा है, आई मैक्स कितना होगा l/r रेशियो के लिए। हाँ यहाँ पे देखो हम लोगों को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, यहाँ पे मास कितना है m है, वॉल्यूम होगा πr², लेंथ है l, πr²l, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r² = m/π/ρl, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 ले लो, यहाँ से इक्वेशन 1 से वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो i कितना होगा, i हो जाएगा m/4, ठीक है, r² के जगह पे ये वैल्यू डाल दो, इंटू m/π/ρl, ठीक है, प्लस ये हो गया हम लोगों का ml²/12, तो टोटल l के टर्म्स पे आ गया सारी चीज। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, i = हम लोगों का हो जाएगा m²/4π/ρl प्लस ml²/12, ठीक है। अभी पूछा है हम लोगों का आई मैक्स पूछा है, आई मैक्स के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी इक्वल्स टू 0 होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन डालते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 इक्वेट करते हैं, तो हो जाएगा हम लोगों का मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, फॉर मैक्सिमम आई di/dl should be equals to 0, di/dl। तो डिफरेंशिएट कर दो di का डिफरेंशिएशन करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल रहा हूँ बच्चों, तो आ जाएगा m²/4π, l का हो जाएगा l², यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस ml²/12 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज हम लोगों का आ गया ml²/12 इक्वल्स टू m²/4πl, सॉरी इसका आ जाएगा हम लोगों का, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हम लोगों का 2ml, तो 2ml इक्वल्स टू आ जाएगा m²/4π, कितना है 4πl², 4π रो छूट गया है शायद बच्चों यहाँ पे, ठीक, रो छूट गया है, 4π/ρl, तो काट दो यहाँ पे 2 6 जा
2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, m कट गया तो आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे l स्क्वायर है, l क्यूब इक्वल्स टू 3/2 m बाई 2 पाई रो l, 2 पाई रो l स्क्वायर उधर चला गया। तो अगर क्यूब रूट ले लो यहाँ से तो टू द पावर 1/3, इसका भी पावर 1/3, ये आ गया हम लोगों का l का वैल्यू। r स्क्वायर कितना है बच्चों, r स्क्वायर है इक्वल्स टू m बाई पाई रो, l का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना बच्चों, l का वैल्यू कितना है 3/2 टू द पावर 1/3 इंटू m/2 पाई रो इंटू टू द पावर 1/3, ठीक है। तो सारी चीज़ को ये 1/3 रूट, सारी चीज़ को रूट क्यूब के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा m क्यूब डिवाइडेड बाई पाई क्यूब रो क्यूब इंटू 3/2 इंटू m/2 पाई रो, सारे का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो अभी क्या क्या कट रहा है यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, m क्यूब स्क्वायर रह गया, यहाँ पे m कट जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर रह गया, यहाँ पे पाई कट जाएगा, रो भी कट जाएगा, रो का स्क्वायर रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर कितना आया है अभी, r स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा हम लोगों का m स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रो स्क्वायर का पावर हो जाएगा रो स्क्वायर 3 इंटू 3/2 इंटू 1/2, ठीक है। ये सर टोटल का पावर हो जाएगा 1/3, तो इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा हम लोगों का 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर रो स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1/3। अगर स्क्वायर को इस साइड ले आओ तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा हम लोगों का 1/6, ठीक है। तो इतना आ गया हम लोगों का r। तो अभी r और l का रेशियो ले जाओ, l/r रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दो बच्चों, हम लोगों का आंसर आ जाएगा √3/2, सॉरी √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ऐसे करना है हम लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं बच्चों, क्लास बहुत लंबा खिंच गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।